मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में पूरे एफर्ट डाल के आपको वीडियो ये लेक्चर यूनिट 3 कंप्लीट करवा दी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद में। दूसरी बात, आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज एक लाइक करके जाना, अपने इस टीचर की इस मेहनत को कुछ ना कुछ इनाम देके जाना। एक लाइक कर देना ताकि मुझे क्या मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री अर्लिएस्ट टाइम अप टू 2C300 ईसी पूर्व यूनिट 3 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा दोस्तों जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। एंड इससे पहले मैंने यूनिट 2 और यूनिट फर्स्ट की ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाकर देख लेना, क्योंकि दोनों ही वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड मैं पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जाकर देखना, पढ़ना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेहनत कर रहा हूं ईमानदारी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसको आपकी पूरी थ्योरी के हिसाब से समझा रहा हूं कि अगर एनईपी के थ्रू आपका पेपर घुमा फिरा के पूछा जाता है तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओ और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की हमारा जो लेक्चर है यूनिट 3 के ऊपर रहने वाला है और इसके अंदर पिछली 2 वीडियो की तरह हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि अगर इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आसानी से उसके आंसर दे दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को स्किप मत करना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो यूनिट 3 है आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यूनिट 3 आपको अकेली दिलाएगी 30 मार्क्स। यस दोस्तों, यूनिट 3 अकेली आपको 30 मार्क्स दिलाएगी। समझ में मेरी प्यारी बस बात? ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका पीडीएफ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री और इसके अंदर आपकी पूरी टोटल 8 यूनिट रहने वाली है दोस्तों, 8 यूनिट। ठीक है, कौन सी हिस्ट्री है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लिएस्ट टाइम अप टू 300 ईसी पूर्व। ठीक है, यूनिट 3 के अंदर बात कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है कौन सी आपकी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है इससे दोस्तों, सबसे ज्यादा। तो रिक्वेस्ट इतनी है कि कट करे बिना देखना वीडियो को। यूनिट 3 हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, परिचय पढ़ते हैं, आपको समझ में आना जरूरी है। परिचय पढ़ते हैं, परिचय समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, बोला है सिंधु घाटी नाम तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शहरी साक्षर संस्कृति को उजागर करता, मतलब शहरी साक्षर संस्कृति को उजागर करता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। सिंधु नदी हमारे पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान से होती हुई आती है। ठीक है, और उसका जो पानी है, सिंधु नदी का पानी है 80% पाकिस्तान का है और 20% हमारे इंडिया का है। ठीक है, उस नदी के किनारे, उस नदी के आसपास, उसकी सहायक नदियों पर ये सिविलाइजेशन आपकी क्या हुई थी? विकसित हुई थी, ये सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, इसके पहले ज्ञात शहर सिंधु नदी की सहायक नदी रावी के सूखे तल के तट पर स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 570 किलोमीटर नीचे की ओर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में है। मतलब इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें प्राप्त हुई थी और मोहनजोदड़ो जो कि 570 किलोमीटर नीचे थी सिंधु नदी के। ठीक है, हालांकि भूगोलिक दृष्टि से इस सभ्यता में सिंधु क्षेत्र में कहीं अधिक शामिल था। यह नदी के तराई क्षेत्रों का एक संयोजन था जो पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर में ऊंचे इलाकों और सिंधु प्रणाली के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व और के तटीय बेल्ट तक फैला हुआ था। ऊंचे ऊंची इमारत थी इसमें, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची। ठीक है, तो वहां तक ये दक्षिण पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक और दक्षिण पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ था। ठीक है, सब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक वितरण का वर्णन करें। उसका भौगोलिक वितरण कैसा है, इसका वर्णन करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक थ्योरी बेस में आपको समझा रहा हूं, बट ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है?
बस शर्त ये है कि आपको इसको ईमानदारी से पढ़ना है। अगर आप लोग इसे रटोगे नहीं, समझोगे ना, तो आपके सभी आंसर घुमा फिरा के आ जाए, आप उसका आंसर दे दोगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृति में से एक थी। मतलब सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृति में से एक थी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई थी, जो अब आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के में है। मतलब भाई पाकिस्तान, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के ऊपर है ये नदी, ये सभ्यता वहां से विकसित हुई थी। और सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान का, 20% पानी भारत का है। ठीक है। तो इसलिए उत्तर पश्चिम भारत में और पाकिस्तान में ये सभ्यता आधुनिक है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, जो इसे अपने समय की दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक शहरी संस्कृति में से एक बनाती है। इतनी पुरानी है कि इसने, इसी को क्या बोला गया, सबसे पुरानी सभ्यता भी से बोलते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता कंपटीशन एग्जाम के में क्वेश्चन में आता है ये वाला क्वेश्चन, कि उसे हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। राइट। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक वितरण मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों जैसे घाघर, हंकरा नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और ब्यास नदी के किनारे उपजाऊ मैदानों में केंद्रित था। मतलब जो इसका हड़प्पा सभ्यता है, उसकी जो भौगोलिक संरचना है, उसका भौगोलिक जो वितरण है, उसका जो क्षेत्र फैला हुआ था, कहाँ कौन कौन सी नदी, मुख्य कौन कौन सी सहायक नदियां थी इसकी? घाघर, हकरा नदी, घाघर और हकरा दोनों एक नाम है। ठीक है। रावी नदी, चेनाब नदी, व्यास नदी, ये सभी सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। इनके किनारे उपजाऊ मैदानों पर केंद्रित थी, वहां पर उपजाऊ मैदान थे। ठीक है। हाँ, सभ्यता का हृदय स्थल वर्तमान पाकिस्तान है। भाई ये सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में भी है। राइट, क्योंकि वहां से ये विकसित हुई है। पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्र में था और गुजरात और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। और भारत के अंदर पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्र था और भारत, गुजरात, राजस्थान सहित पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। पुरातात्विदों द्वारा खोजे गए प्रमुख हड़प्पा स्थल इस क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो एक विशाल और अच्छी तरह से जुड़ी हुई सभ्यता का संकेत देते हैं। कुछ सबसे प्रमुख हड़प्पा स्थलों में पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, साथ ही भारत में धोलावीरा और लोथल शामिल है। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर जो मेन स्थल है, जो मुख्य स्थल है, वो कौन सा है? पहला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और जो कि पाकिस्तान में। लेकिन जो भारत के अंदर है, जो भारत के अंदर सभ्यता है सिंधु घाटी की, वो कौन कौन से स्थल है? धोलावीरा और लोथल, ये स्थल शामिल है। ठीक है। इन स्थलों की विशेषता उन्नत शहरी नियोजन थी, जिसमें सुव्यवस्थित सड़कें, जल निकाय प्रणालियां और प्राकृतिक वास्तुकला शामिल थी, जिसमें पक्की ईंटों से बनी बहुमंजिला इमारत भी शामिल थी। भाई इसी सभ्यता के अंदर हमें, आपने अगर देखी होगी ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो फिल्म देखना, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कि कैसी कैसी उस टाइम पर इमारत हुआ करती थी। ठीक है। वो हड़प्पा सभ्यता का ही दिखाया गया और वो सिंधु नदी का ही पानी के बारे में, जो उसमें बांध टूटा था, उन्होंने दिखाया, वैसे गलत है लेकिन वो सिंधु नदी का ही था पूरा। ठीक है। चलो, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक वितरण में शहरी केंद्रों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और कृषि बस्तियां भी शामिल थी। अब देखिए, ये जो मैं यहाँ पर आपको पूरा पढ़ाता हूँ, इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज से लिखा हुआ है। बस मैंने आपको इतना समझा दिया, ये जो बेटर था समझाना, ये जरूरी था इतना समझाना, ताकि आपको ये इंटरेस्ट में रहे, आप आगे इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सको। ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में निर्वाह पैटर्न का वर्णन करें। निर्वाह मतलब भाई उसका, उनकी शैली कैसी थी वहां पर, उन्होंने कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, क्या क्या चीजें उसमें उत्पन्न हुई, कौन कौन सी चीजें वहां पर खोजी गई, इस चीज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का गारंटेड है ये। ठीक है। चलिए,
आगे बात कर लेते हैं इसमें, हम आगे क्या पढ़ते हैं। चलो, हाँ बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह पैटर्न मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित है। भाई सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके अंदर दो ही तरीके से, मतलब उनका जीवन दो ही तरीके से व्यतीत होता था। एक तो था व्यवसाय करना, ठीक है, जो कि कुछ भी पत्थरों के औजार वजार साग सब्जियां बेचना, दूसरा कृषि करना, बस इन्हीं पर उनका जीवन केंद्रित था। जनसंख्या के समर्थन में कृषि ने केंद्रीय भूमिका निभाई और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ बाढ़ के मैदानों में खेती के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। भाई वहां पर उपजाऊ जमीन थी तो वहां पर उन्होंने क्या किया, खेती का वातावरण प्रदान किया। ठीक है, अगर बात करें कृषि के बारे में तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी हड़प्पा में। हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते थे, जिनमें गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दाल शामिल थी। ठीक है, अगर सिंचाई की बात करें, हड़प्पा वासियों ने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का दोहन करने के लिए एक विस्तृत सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया। पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने और उनके खेतों के लिए लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नहरों और जलाशयों का निर्माण किया। उन्होंने नहरें बनाई और जलाशय मतलब बड़े बड़े कुएं बनाए, है ना। जानवरों का पालतू बनाना, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ही जानवरों को पालतू बनाना शुरुआत हुई थी। जानवरों को पालतू बनाना और कृषि की शुरुआत भी कहां से हुई थी, हड़प्पा सभ्यता से ही कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, व्यापार और अर्थव्यवस्था, ये पॉइंट क्या है, व्यापार नेटवर्क, मतलब हड़प्पा के लोग कुशल व्यापारी थे, बहुत कुशल व्यापारी थे, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ वही लोग तो जो विकसित थे, उनको व्यापार करने के अलावा कुछ नहीं आता था। तो आज के टाइम के जो व्यक्ति थे, उन इन्होंने जो बिजनेस की स्किल सीखी है वो सब सबसे पहले कहां से निकल कर आई है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, शिल्प कौशल, सभ्यता में कौशल कारीगर थे जो मिट्टी के बर्तन, गहने, मोहरे और उपकरण जैसे उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन करते थे और इन्हीं को बेचकर अपना व्यापार करते थे। ठीक है भाई, आज भी आप लोग जाओगे राजस्थान में चले जाओ, काफी सारे ऐसे गांव हैं जहां पर मिट्टी के बर्तन आज भी बेचे जाते हैं। लोग जैसे, अब मैं आपको हमारे गांव की बताऊं, मैं भी राजस्थान को, हम तो मिट्टी का जो घड़ा होता है, जो मटकी होती है, उसमें ही पानी पीते डाल के। सर्दियों में तो इतना ठंडा पानी रहता है उसमें जिसकी कोई हद नहीं, गर्मियों में डाल दो और चारों तरफ तौलिए लपेट दो और गीला कर दो, उसको बहुत ठंडा पानी मिलेगा और उसका टेस्ट बहुत बेहतर रहता है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अगला पॉइंट होता है इसी के अंदर, व्यापार के अंदर शहरी केंद्र, यानी मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे सुनियोजित शहरी केंद्रों की उपस्थिति एक जटिल अर्थव्यवस्था का संकेत देती है। यह शहर संभवतः प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र थे जहां व्यापार और शिल्प विशेषज्ञ विकसित हुए। यहाँ पर ही मतलब व्यापार भी विकसित हुए थे इनके, और शहर भी धीरे धीरे शहर बसने लग गए थे। ठीक है, आहार क्या था इनका यहाँ पर। ठीक है, आहार क्या था, तो मुख्य भोजन क्या था, हड़प्पा के लोगों के मुख्य भोजन में फलिया के साथ साथ गेहूं, फलिया नहीं खाते आजकल, फली की सब्जी जो आती है वो, गेहूं और जौ जैसे अनाज शामिल थे। इसका सेवन संबद्ध दलिया, ब्रेड और दलिया जैसे विभिन्न रूपों के लिए किया जाता था। पशु उत्पादन, पालतू जानवरों का मांस भी उनके आहार का हिस्सा था। मतलब भाई जो पालतू जानवर थे उनका मांस, उनको मार कर भी मांस खाते थे, जैसे मछलियाँ, मुर्गा, मुर्गी, राइट। ठीक है, साथ ही मवेशियों जैसे प्राप्त डेरिया उत्पादन थी। मवेशियाँ जो मतलब सी फूड्स रहते हैं ना, मछलियाँ उनको, है ना। आसपास की नदियों से और संबद्ध मछलियाँ पालन से एकत्रित मछलियाँ प्रोटीन का एक अन्य स्रोत रही है। यस, आज भी मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अंडे, दूध, मछली, ठीक है, चने, सोयाबीन प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत रहे, ध्यान रखना इस बात को। भंडार एवं अंत भंडार का मतलब क्या है कि भाई कुछ चीजें जो, जैसे वो कृषि करते हैं तो उसके लिए जो गेहूं बनाए उनको भावी समय के लिए, भावी पीढ़ी के लिए बचा कर रखना, उनका स्टोर करके रखना। ठीक है, अंत भंडार का ये मतलब है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या निकल कर आता है हमारे सामने, वो है हड़प्पा सभ्यता में कारीगर उत्पादन और व्यापार का संक्षेप में वर्णन करें। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर जो कारीगर थे, जिन्होंने जो उत्पादन करते थे उसको, और व्यापार, जो वो व्यापार करते थे उस चीज का, हमें क्या करना, संक्षिप्त वर्णन बताना है। चलिए,
अब हम बात कर लेते हैं इसके संक्षिप्त वर्णन कैसे करें, इसके बारे में बात करते हैं। बोला है कारीगर उत्पादन और व्यापार हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण पहलू थे जो इस प्राचीन समाज के उन्नत कौशल और आर्थिक जटिलता को दर्शाते हैं। राइट, चलिए कारीगर उत्पादन के बारे में क्या लिखा गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा वासी कुशल कारीगर थे, मतलब जितने भी हड़प्पा के उस टाइम पे वासी थे, जितने भी लोग थे, वो क्या थे, बहुत ही कुशल, मीन्स ज्यादा एबिलिटी यानी नॉलेजेबल उनके पास में क्या थी, कारीगर थे, वो ज्यादा कुशल कारीगर उत्पादन थे वो। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करते थे, उसकी शिल्प कौशल में शामिल थी, उनकी शिल्प भी शामिल थी, मतलब उनकी शिल्प यानी उनकी लिखावट भी उनके अंदर शामिल थी। राइट, क्या बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में उनकी कौशलता थी। मोहरे पता है मोहरे कैसे होती है, ये पता है? अरे यार छोड़ो। धातु कर्म, मतलब कुछ चीजें धातु की ऐसी बनाते थे जो उनके लिए ज्यादा वो थी, जैसे आभूषण हो गया, उसके अंदर मूर्तियां होगी, धातु की कर्म से मतलब है अपना कर्तव्य, जैसे भगवान की मूर्तियां बना दी ऐसे कुछ करके। ठीक है, मोती और आभूषण, काफी सारे मोतियों के आभूषण बनाते थे, जैसे ज्वेलरी आज के टाइम पे बनती है वो चीज। ठीक है, और कपड़ा का भी उद्योग वो बनाते थे, कपड़ा भी वो चीज क्या करते थे, उनका उत्पादन करते थे कारीगर। राइट, व्यापार के बारे में बात करें, व्यापार के अंदर क्या था, इनका व्यापार कैसे करते थे वो। हड़प्पा के लोग अपनी सभ्यता के भीतर और पड़ोसी क्षेत्र के साथ व्यापक व्यापार में लगे हुए थे। हड़प्पा व्यापार के प्रमुख पहलुओं में शामिल है। मतलब क्या बोला भाई, इसके जो मैंने आपको बताया जो सिंधु नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता थी, और बाकी मोहनजोदड़ो और बाकी सारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, अपने पास के क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में क्या करते थे, व्यापार करते थे, अपने जो भी वो जिन चीजों का उत्पादन करते थे, कृषि का, उनको माल खरीदने का, बेचने का, मतलब आसपास के क्षेत्रों में करते थे। लंबी दूरी का व्यापार था, बिल्कुल काफी दूर तक करते थे। ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो पाकिस्तान में उन्नत हुई थी, आप लोग जानते हो, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, व्यापार की वस्तुएं कौन कौन सी थी, हड़प्पा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मोती, धातु, और धातु के अंदर कौन कौन से आते थे, तांबा, कस्य और टीन यानी लोहा। अर्ध कीमती उत्पादने तैयार करते थे। सारी चीजें सबसे पहले, ये सारी चीजें कहां से उत्पन्न हुई है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से सारी चीजें उत्पन्न हुई है, आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, सील की छाप, ये बहुत जरूरी है, इसको पढ़ो। मेसोपोटामिया में हड़प्पा डिजाइन वाली मोहरें मिली, जिससे पता चला कि इन मोहरों का उपयोग व्यापारी के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो स्वामित्व और गुणवत्ता का संकेत देती थी। यानी सील यानी सील छाप। अरे यार, हम कोई मोहर नहीं लगाते, जब अगर जैसे मान लो कोई कागजी कार्रवाई करते तो उस पर स्टैंप लगाते, उस चीज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उनका वो व्यापार करते थे। व्यापार मार्ग क्या था उनका, देखो, सटीक व्यापार मार्ग पूरी तरह से ज्ञात नहीं थे, मतलब उनके व्यापार मार्ग सटीक तरह से ज्ञात नहीं थे। मेरी आवाज को थोड़ा मैनेज करना क्योंकि जुकाम हो रही ज्यादा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी सहित नदियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें भूमि और समुद्री व्यापार दोनों ही अनुमति मिली। मतलब सिंधु नदी के कारण क्या हुआ, वो है ना ज्यादातर भूमि से ना चल के समुद्र के द्वारा व्यापार करने लगे, तो उसको वहां से समुद्री व्यापार भी काफी तरह से हद तक विकसित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और पतन के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें। 100% पूछा जाने वाला 15 मार्क्स का क्वेश्चन, पूरा 15 मार्क्स का 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और मे भी शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति और पतन काफी विद्वानों में बहस का एक विषय है। हालांकि कोई आम सहमति नहीं है। इन पहलुओं को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए। मतलब इनमें ना जो ये सभ्यता है, इसके ऊपर क्या रहा, विवाद तो काफी रहा, बहस भी रही। काफी सारे जो विद्वान थे, जो हिस्टोलॉजिकल थे, जो हिस्ट्री के ज्ञाता थे, उनमें इस चीजों को लेकर बहस वाली चलती। लेकिन फिर भी ना कुछ ही पहलू है उनमें सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं उन्होंने। कौन कौन से बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, पहला है
स्वदेशी विकास सिद्धांत मतलब क्या है? सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थानीय रूप से विकसित हुई जो क्षेत्र की स्वदेशी नवपाषाण और त्रमपाषाण संस्कृति से विकसित हुई। मतलब ये खुद अपने ही देश में विकसित हुई है, अपने ही क्षेत्र में विकसित हुई है और ये नवपाषाण और पुरापाषाण की संस्कृतियों से विकसित हुई है। ठीक है, सहायक शख्स है, इसको आप खुद पढ़ेगा। अगला सिद्धांत क्या है? प्रवासन और आर्य आक्रमक सिद्धांत, आक्रमण सिद्धांत मतलब क्या? आर्य आक्रमण सिद्धांत। आर्य जो लोग थे, वो गैर आर्य, जैसे मैं बताता हूँ आपको, पढ़िए। इस सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की स्थापना द्रविड़ और अन्य गैर आर्य लोगों द्वारा की गई थी। मतलब जो आर्य समाज के जो लोग थे उनके द्वारा नहीं, बल्कि अन्य गैर आर्य समाज के द्वारा की गई। मध्य एशिया ने खनाबदेश, युद्धप्रिय समूह, इंडो और आर्य के आक्रमण के कारण सभ्यता का पतन हो गया। मतलब उस टाइम पे क्या हुआ? इंडोनेशिया और आर्यंस का क्या हुआ? वहां पर आक्रमण हो गया। तो उस कारण क्या हुआ? इनका इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। पर्यावरणीय कारण और जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल भाई, जलवायु परिवर्तन के कारण भी सभ्यता नष्ट हो गई थी। कैसे? माना जाता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे सरस्वती नदी का सूखना ने सभ्यता ने पतन में योगदान दिया। सरस्वती नदी वहां पर एक सहायक नदी मानी जाती थी उनके लिए, उनके व्यापार में ज्यादा लोकप्रिय नदी थी सरस्वती नदी। तो उसके सूख जाने के कारण भी उनको जलवायु, जैसे पानी मिलना बंद हो गया, तो पानी नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनाएंगे? तो क्या हुआ? इसका पतन में योगदान मिला। कौन सी सभ्यता के? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। राइट। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में सिद्धांत। अब भाई पतन हुआ तो उसके उन संबंधों में क्या सिद्धांत है? मेन वही चीज है, घुमा फिरा के बोला है, आर्य आक्रमण सिद्धांत, ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। बस दो ही ये चीज थे, दो मेन सिद्धांत थे पतन होने का। दो मेन कारण थे, एक तो आर्यों का आक्रमण, आर्य समाज का आक्रमण, ठीक है, किसका? आर्य समाज का आक्रमण, और दूसरा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के परिवर्तन के कारण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में पूरे एफर्ट डाल के आपको वीडियो, ये लेक्चर यूनिट 3 कंप्लीट करवा दी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद में। दूसरी बात, आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज एक लाइक करके जाना, अपने इस टीचर की इस मेहनत को कुछ ना कुछ इनाम देके जाना। एक लाइक कर देना ताकि मुझे क्या मिलती रहे? मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मुझे क्या मिलती रहे? मोटिवेशन मिलती रहे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच गाइस।